नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के 3 वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री, इन पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये बादल बरसे बिना नहीं जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके सबकी बात करता हूं। शुरुआत करता हूं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से। सिद्धरमैया के खिलाफ कर्नाटक के गवर्नर ने मुदा यानी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम, उसमें प्रोसिक्यूशन की यानी उन पर मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी, एक याचिका की मांग पर। सिद्धरमैया की सरकार जो है वो हाई कोर्ट गई कि ये परमिशन जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका तर्क ये था, उनकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो अपीयर हुए थे। तर्क ये था कि गवर्नर जो है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना, मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो इसमें संविधान का पालन नहीं किया गया है और एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, तो इसलिए इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट का आदेश आया है। हाई कोर्ट ने सिद्धरमैया की इस याचिका को डिसमिस कर दिया है। कहा है कि गवर्नर ने अपने स्वतंत्र विवेक से फैसला लिया है, जो कि तथ्यों के आधार पर सही फैसला है, कानूनी आधार पर सही फैसला है, और गवर्नर इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही फैसला ले सकते हैं। वो तथ्यों के आधार पर अपने विवेक से, स्वविवेक से इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, ले सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार है। तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसकी जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हाई कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 12 दिन का हाई कोर्ट अपने आदेश पर स्टे लगा दे, स्थगन आदेश दे दे। हाई कोर्ट ने कहा हम अपने ही आदेश पर स्थगन आदेश कैसे दे सकते हैं, मना कर दिया। तो पिटीशन डिसमिस हो गई। ये मामला क्या है, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में जान लीजिए कि मैसूर में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की, ये पुरानी बात है, नई बात नहीं है, उनकी पत्नी के नाम से ज़मीन थी, सरकार ने एक्वायर किया। उसके बदले में जो कानूनी तौर पर नियम है कि जिसकी ज़मीन एक्वायर होती है उसको बदले में ज़मीन दी जाती है, या प्लॉट या कई जगह मकान भी दिए जाते हैं, तो उनको प्लॉट दिए गए। अब आरोप यह है कि उनकी जो ज़मीन एक्वायर हुई उसकी जितनी वैल्यू थी उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू की उनको प्लॉट दे दिए गए। एक आरोप यह है। दूसरा, हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान आजकल लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग में जज को भी जो है एक जगह पर हंसी आ गई, ये साबित होना है कानूनी रूप से। आरोप ये लगाया गया कि जिस ज़मीन का मुआवजा दिया गया है वो ज़मीन दरअसल उनकी पत्नी की है ही नहीं। अब ये है कि नहीं, ये तो अथॉरिटी के पास, मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो कागजात हैं और सिद्धरमैया की पत्नी ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे उनके आधार पर जांच होगी, उसका फैसला होगा। लेकिन मामला अभी उसका नहीं था। उनको जो कंपनसेशन में प्लॉट दिए गए वो उनकी जो ज़मीन ली गई उससे ज़्यादा थे या नहीं, उनकी ज़मीन थी या नहीं, ये मामला अलग चल रहा है। इस पर कोई फैसला नहीं आया। फैसला इस पर आया है कि सिद्धरमैया ने गवर्नर के आदेश को कि उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इसको चुनौती दी थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए, 2 राजनीतिक किरदार भी इसमें बाउंड्री लाइन से बाहर बैठे हुए हैं। एक सिद्धरमैया की ही पार्टी यानी कांग्रेस के ही और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार हैं, जो 2023 के चुनाव नतीजे आने के बाद से, बल्कि चुनाव के दौरान से ही इस उम्मीद में थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके समाज के लोगों को खुलकर उनका साथ दिया। एचडी देवगौड़ा के परिवार को छोड़ दिया वोकालिगा समाज ने कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं बने। कांग्रेस हाईकमान ने समझाया कि जो है वो डिप्टी सीएम बन जाएं। अब अंदर की बात किसी को मालूम नहीं है कि 2.5 साल के लिए कहा कि 2 साल के लिए कहा, कब कहा। डीके शिवकुमार के नज़दीकी लोगों का ये दावा है कि उनको इसी विधानसभा के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था। अब अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। इसके कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि डीके शिवकुमार बनेंगे। अब डीके शिवकुमार के बनने की एक ही सूरत है कि सिद्धरमैया किसी आरोप में या किसी वजह से हटे पद से, तभी डीके शिवकुमार का रास्ता खुलेगा।
तो डीके शिव कुमार चुपचाप बाहर बैठे हुए पूरा तमाशा देख रहे हैं। वो इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे रहे हैं। दूसरा किरदार जो है इस मामले में, राजनीतिक किरदार, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इंतज़ार में है, उस बिल्ली की तरह जो छींका टूटने का इंतज़ार करती है। उसको लग रहा है कि अगर सिद्धारमैया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है, मुकदमा चलता है, उनके इस्तीफ़ा देने की नौबत आती है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह तेज होगी। तो कांग्रेस पार्टी में, यानी पार्टी से मेरा मतलब यहाँ विधायक दल से है, कर्नाटक का जो विधायक दल है कांग्रेस पार्टी का, उसमें टूट की भी नौबत आ सकती है। उसमें डीके शिव कुमार के अलावा और भी जो है दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। लेकिन ये सब बातें तब आएंगी जब सिद्धारमैया का इस्तीफ़ा होगा। अभी आप मानकर चलिए कि ये मामला हाई कोर्ट से ये फैसला आया है, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राजनीतिक प्रक्रिया क्या होगी, इसकी शुरुआत होगी, इसके बारे में कोई तस्वीर उभर कर आएगी। लेकिन इतना हो गया है कि गवर्नर ने जो फैसला किया उसको जो सिद्धारमैया की सरकार और उनके वकील बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कहीं भी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है दिखाई नहीं देता। उनके सामने जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उसके आधार पर उन्होंने सही फैसला लिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटता नहीं है तो मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, और ये सामान्य बात नहीं होगी। याद रखिए, ये सरकार यानी सिद्धारमैया की सरकार 40% सरकारा के नारे पर चुनकर आई थी। बसवराज बोम्मई जो उस समय मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ नारा लगा था कि ये सरकार 40% कमीशन लेती है, और उसका आधार था एक ठेकेदार का बयान, जो चिट्ठी लिखी थी उसने, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। तो मान लिया गया कि वो सही है। वो सही है कि गलत है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। उस बात को मुद्दा बनाया कांग्रेस पार्टी ने, और वो बात नीचे तक गई, उसका नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। तो करप्शन के खिलाफ मैंडेट लेकर जो सरकार आई, उसका मुखिया करप्शन के मामले में घिर जाए, ये पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब इसका तुरंत कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, मतलब चुनाव नहीं है तो इम्पैक्ट तो जो पार्टी के अंदर जो कुछ होगा वही होगा। लोगों पर क्या इसका असर पड़ा है, लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं, इसका फैसला तो जब विधानसभा चुनाव होगा, और विधानसभा चुनाव में समय है 2028 में होना है, तो इसलिए अभी उस बारे में कोई फैसला होना नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर की राजनीति क्या बदलेगी इसके बाद, अगर मुकदमा शुरू हो जाता है सिद्धारमैया पर, क्या कांग्रेस के अंदर से ही उन पर दबाव पड़ेगा इस्तीफा देने का? भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस विपक्ष में वो तो दबाव डालेंगे ही, वो सड़क पर उतरेंगे ही, तो उनकी बात अलग है, उनका एक पॉलिटिकल एम है, पॉलिटिकल गेम भी कह लीजिए। लेकिन पार्टी के अंदर क्या होगा, इस पर निर्भर करेगा कि सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य क्या होगा। तो एक तो ये है। दूसरे मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। अगले दो मुख्यमंत्रियों की जिनकी बात करूँगा उनके बारे में कुछ बातें पहले भी कर चुका हूँ। एमके स्टालिन के लिए समस्या ये हो रही कि उन विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2026 अप्रैल मई में चुनाव होने हैं तमिलनाडु विधानसभा के। उनकी कोशिश है कि उससे पहले अपने बेटे को अपनी विरासत सौंप दें। लेकिन समस्या पार्टी के अंदर से भी है और गठबंधन के अंदर से भी है। पार्टी के अंदर मैंने पिछली बार बताया था, दो वरिष्ठ नेता हैं, एनके नेहरू और मुरुगन। ये दो लोग हैं जो बड़े प्रभावशाली नेता हैं। मुरुगन के बारे में तो कहा जाता है कि करुणानिधि के लिए भी उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो एमके स्टालिन को तो उन्होंने अपने जूनियर के रूप में देखा होगा। तो एमके स्टालिन को वो करुणानिधि का स्वाभाविक वारिस मानते हैं। लंबे समय तक एमके स्टालिन ने संगठन का काम किया। करुणानिधि के मातहत रहकर उन्होंने राजनीति सीखी, संगठन का काम सीखा, काम किया और लंबे समय तक धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बारे में वही राय इन लोगों की नहीं है। ये तो एक पक्ष है जो द्रमुड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की पार्टी के अंदर का मामला है। दूसरा गठबंधन का। गठबंधन की प्रमुख सहयोगी है कांग्रेस के अलावा वीसी के। वो इस बात से नाराज़ है कि चुनाव से पहले
स्टालिन ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर हम सबसे पहले प्रदेश में नशाबंदी लागू करेंगे, यानी शराब पर रोक लगाएंगे। और उसकी बजाय शराब का चलन बढ़ गया है। जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है उनमें से एक सोर्स जो है वो ये एक्साइज का है। तो इसलिए सरकार जो है इतने बड़े रेवेन्यू के सोर्स को बंद नहीं करना चाहती। लेकिन राजनीतिक समस्या इसलिए भी आ रही है कि एक तो इसके विरोध में आंदोलन हो रहा है, दूसरा पिछले कुछ समय में जो भी नकली या जहरीली शराब कह लें उससे मौतें हुई हैं, उनमें ज़्यादातर दलित लोगों की मौत हुई है। तो दलितों में इसको लेकर नाराज़गी है। इसी को लेकर वीसीके जो है मुद्दा बनाना चाहती है और इस बात के पर्याप्त संकेत दे रही है कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके का साथ छोड़ सकती है और एआईएडीएमके के साथ जा सकती है। हालांकि दोनों में अभी कोई औपचारिक बातचीत जो है वो सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। अंदर जो भी बैकडोर जो भी चल रहा हो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वीसीके पर्याप्त संकेत दे रही है कि अब वो डीएमके के साथ नहीं रहना चाहती, कम से कम अगले चुनाव में। अभी तत्काल वो निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे या चुनाव से ठीक पहले निकलेंगे, ये सब अभी तय होना है। लेकिन दोनों के संबंध में खटास आ चुकी है। वीसीके को लग रहा है कि अब जो है डीएमके के साथ रहना हमारे लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह हो सकता है। तो स्टालिन की समस्या दोहरी है। एक गठबंधन के टूटने का खतरा है या कमज़ोर होने का खतरा है, और दूसरा खतरा पार्टी के अंदर से है, और तीसरी उनकी समस्या चुनौती है कि कैसे बेटे को सत्ता सौंपें। इन तीनों का हल उनको 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इसका समाधान खोजना है। तो इसलिए उनके पास समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस संकट का समाधान उनको जल्दी खोजना पड़ेगा, वरना संकट बड़े रूप में सामने आएगा। और सामने आएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। उसका स्वरूप कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा, कम होगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इम्पैक्ट होगा। 2021 में जो स्थिति थी डीएमके की विधानसभा चुनाव में, वैसी 2026 में नहीं रहने वाली है। लेकिन इसको ये मत मानिए कि डीएमके सत्ता से बाहर होने जा रही है। लेकिन 2026 के चुनाव में कमज़ोर डीएमके या डीएमके का गठबंधन चुनाव में उतरेगा। अगर इसी रूप में बना रहा तो ये मानकर आप चल सकते हैं। तीसरे मुख्यमंत्री की बात करें, उनकी भी बात कर चुका हूँ थोड़े दिन पहले, और वह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी जब से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है, कांग्रेस से लेकर अपनी पार्टी जब उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब से अब तक, जब सीपीएम ने उन पर हमला कराया था, जानलेवा हमला कराया था, तब से अब तक सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स और नए लीडर्स का संघर्ष चल रहा है अंदर ही अंदर। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, एक तरह से उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है औपचारिक रूप से, भले ही इसका ऐलान न किया हो, लेकिन पार्टी में सबको मालूम है और अभिषेक बनर्जी उसी तरह से काम कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी के बाद फैसले वही लेते, उनके लिए फैसले को बदलने का अधिकार केवल ममता बनर्जी के पास। इस बात से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो 98 से जब पार्टी बनी, पार्टी की स्थापना के समय से जो ममता बनर्जी के साथ हैं और हर दुख सुख में, अच्छे बुरे में साथ रहे हैं, साथ नहीं छोड़ा कभी, उनमें नाराज़गी है। वो ममता बनर्जी की लीडरशिप स्वीकार करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप उसी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो ममता बनर्जी को बॉस मानने से इनकार कभी नहीं करेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को उसी तरह से बॉस मान लेंगे, इसमें शंका है। दूसरा, जो राजनीतिक परिस्थितियां पूरे प्रदेश में हैं, खासतौर से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद, उसके बाद से ममता बनर्जी का जो इकबाल है वो गिर गया है। अब उनका उस तरह का प्रभाव नहीं रहा, उनका आभा मंडल टूट गया है। ममता बनर्जी इस तरह से कमज़ोर कभी नहीं दिखाई दी। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस तरह से उन्होंने बेचारगी और लाचारी नहीं दिखाई जो इस समय दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को लग रहा है कि यही समय है ममता बनर्जी से दोस्ती कर लेने का, कि ममता बनर्जी जितना कमज़ोर होंगी उतना कांग्रेस को स्पेस देने को तैयार होंगी।
तो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है ममता बनर्जी के दबाव में। अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, नया अध्यक्ष बना दिया गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति में यह ध्यान रखा गया वो ममता बनर्जी के विरोध में ना हो या ममता विरोधी ना हो, और हो सकता है उसको निर्देश भी होगा कि ममता के विरोध में नहीं बोलना है। तो कांग्रेस ममता बनर्जी की कमजोरी का लाभ उठाकर अपना जनाधार या अपनी जो जगह है पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसको बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के अलायंस का क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। अलायंस सीपीएम इस मामले में चुप है। सीपीएम जो है इस आंदोलन को लेकर भी चुप है। उसको लग रहा है कि इस आंदोलन को अगर तेज करने में उसने मदद की, इस आंदोलन को बढ़ाने में मदद की, तो इसका राजनीतिक लाभ उसे नहीं बीजेपी को मिल जाएगा। तो इस डर से सीपीएम जो है, या इस आशंका से कहें सीपीएम, इस पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ तो नहीं है लेकिन खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी नहीं है। तो ये जो परिस्थिति बनी है, राजनीतिक परिस्थिति बन रही है, और आने वाले दिनों में 2026 में विधानसभा चुनाव जब होने वाले हैं उससे पहले झारखंड का चुनाव हो चुका होगा और बिहार का भी विधानसभा चुनाव हो चुका होगा। तो झारखंड और बिहार से लगती जो पश्चिम बंगाल की सीमा है, अब इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसा करती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, इसका असर आपको पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने को कितना मजबूत कर पाती है इसका भी पता चलेगा जब 2026 का विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन ममता बनर्जी को अपनी 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी से, यानी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से 2026 में लड़ना पड़ेगा। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी भारी पड़ती है, चाहे जितना लोकप्रिय नेता हो, सब पर भारी पड़ती है। तो ममता बनर्जी पर नहीं पड़ेगी, और ख़ासतौर से जो माहौल बन गया है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह से ममता बनर्जी को झुकना पड़ा है, उन्होंने झुकने वाली राजनीति कभी की नहीं। उनका हमेशा जो है तेवर ये रहा है कि टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। पहली बार उनको झुकना पड़ा है, तो उनके लिए संकट ये आने वाला है। ये तो बात हुई 3 मुख्यमंत्रियों की। मैंने कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री, और उनका नाम है लालू प्रसाद यादव, और एक पूर्व के साथ ही एक पूर्व उप मुख्यमंत्री का भी नाम जोड़ लेना चाहिए, वो है तेजस्वी यादव, जो इस समय राष्ट्रीय जनता दल के सर्वेसर्वा हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत उनको सौंप दी है। एक समय, और समय क्या मतलब 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, उस समय लग रहा था कि तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया आरजेडी को। उसके बाद लग रहा था कि अगला चुनाव आएगा और तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। इसलिए लोकसभा चुनाव में उनसे बड़ी उम्मीदें थीं कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है उसको मात दे देंगे। ऐसा वो कर नहीं पाए, और उनकी राजनीति लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं उनकी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ आज। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा यादव, और कई अधिकारी हैं रेलवे के, जो कांड आपने सुना होगा, घोटाला सुना होगा, ज़मीन के बदले नौकरी का जो घोटाला हुआ था, उसकी जांच चल रही है, सीबीआई कर रही है। इन लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन सरकार से मिल गई है सीबीआई को, और ये प्रोसिक्यूशन की परमिशन की चिट्ठी अदालत में पेश कर दी है सीबीआई ने। अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई है, अदालत को इसका कॉग्निजेंस लेना है। इसके बाद इस परिवार के लिए, ये जो लोग इस जांच में जुड़े हैं, जो इस पूरे मुद्दे को जानते हैं, उनका कहना है कि एक तरह से ओपन एंड शट केस है। क्यों ओपन एंड शट केस है? क्योंकि जिनको नौकरी दी गई वो मौजूद हैं, रेलवे में हैं आज भी, और वो बोलने को तैयार है। नौकरी के बदले ज़मीन दी जिन्होंने, उनकी ज़मीन के कागजात हैं, किसके नाम गई ये भी है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब मौजूद हैं। ऐसे में परिवार के लिए इस मामले से बचना, अदालत में हमारे यहाँ प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है, तो वो लंबी प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है। इसी मुद्दे पर एक बार नाराज़ होकर जो है वो नीतीश यादव बीजेपी का साथ छोड़कर जा भी चुके हैं कि इस जल्दी क्यों नहीं हो रहा, मुकदमा तेज़ी से क्यों नहीं चल रहा है। तो अब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ हैं,
तो नीतीश कुमार का भी इसमें इंटरेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये मुकदमा अपने अंतिम परिणति तक पहुंचे और ये पूरा परिवार इस मुद्दे पर अगर अदालत तय करती है तो जेल जाए। तो संकट जो है आरजेडी पर अगर आएगा इस तरह का, तो आरजेडी की कोई सेकेंड लाइन ऑफ कमांड नहीं है कि अगर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं तो पार्टी का नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, पार्टी को आगे कौन ले जाएगा, कौन जनाधार वाला नेता है, ऐसा कुछ कोई कहीं दिखाई नहीं देता। तो इसका सीधा असर जो है वो आरजेडी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा और 2025 नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। नीतीश कुमार बार बार जब भी मौका मिलता है कह रहे हैं कि अब छोड़कर नहीं जाएंगे और सामने कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है जिसकी वजह से छोड़कर जाने की उनकी मंशा भी बने या इरादा भी बने। दूसरा, उसके अलावा चिराग पासवान साथ हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो है रंजिश ख़त्म हुई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से दोनों की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि कड़वाहट बनी हुई है। और उसके अलावा जीतन राम मांझी भी साथ में हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए बिहार में मजबूत दिखाई दे रहा है और आरजेडी का जो गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज़ का, वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कितना असर होगा ये निर्भर करेगा कि पूरा परिवार जेल जाता है चुनाव के समय या जेल के बाहर रहता है। तो इन सब बातों पर, ये जितनी बातें मैंने की, वर्तमान मुख्यमंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्री की, पूर्व उप मुख्यमंत्री की, इन सब के बारे में अगले कुछ महीने में स्थिति बहुत साफ होने वाली है। और वो स्थिति जब साफ होगी तो वो राजनीति की, केवल उस प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। किस तरह का पड़ेगा निर्भर करता है किस तरह का परिणाम आता है विधानसभा चुनाव में और अदालत के मुकदमे का। इन दोनों से तय होगा कि किस तरह का इम्पैक्ट होगा नेशनल पॉलिटिक्स पर और नेशनल पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।